अस्सलामुअलैकुम, ये है सच न्यूज और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। ए अल्लाह, खानवादा रिसालत की उस अजीम कुर्बानी के सदके में जो करबला के मैदान में तेरे दीन की बका के लिए दी गई, हमें दुश्मनों के शर से महफूज रख, आमीन। आगाज में आपको खबर दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप प्रेफरेंसेस की अपीलों पर समाअत आज होगी। मरीम नवाज जाती हैसियत में अदालत पेश होंगी। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस की अपीलों पर समाअत आज होगी। मरीम नवाज जाती हैसियत में अदालत पेश होंगी। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस की अपीलों पर समाअत आज होगी और मरीम नवाज जाती हैसियत में अदालत पेश होंगी। एवन फील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस की अपीलों पर समाअत आज होगी। मजीद जानेंगे असलम खोखर से। जी असलम। जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ा केस की जो है वो समाअत होने जा रही है। पनामा केस में जो है एवन फील्ड, अल अजीजिया फ्लैगशिप रेफरेंस की जो समाअत है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। पनामा रेफरेंसेस में नैब की और नवाज शरीफ, मरीम नवाज और कैप्टन सफदर की जो अपीलें हैं, उन्होंने अपीलें जो दायर कर रखी हैं। अपीलों की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच करेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के वकील की जानिब से आज जो है वो हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी दायर की गई है। एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरीम नवाज और कैप्टन सफदर की जो सजाओं के खिलाफ अपीलें हैं उन पर समाअत होगी। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरीयत के खिलाफ जो है नैब ने अपीलें दायर कर रखी हैं और उनकी सजा बढ़ाने की दरख्वास्त की हुई है। नवाज शरीफ की एवन फील्ड और अल अजीजिया मिल रेफरेंस केस में हाजिरी से इस्तिस्ना की जो दरख्वास्त कल दायर की गई थी उनके वकला की जानिब से, उस पर भी आज समाअत होगी। मरीम नवाज और कैप्टन सफदर की एवन फील्ड रेफरेंस में अपील पर कल समाअत जो मुलतवी करने के हवाले से दरख्वास्त है उस पर भी आज जो है अदालत फैसला करेगी, क्योंकि उन्होंने दरख्वास्त दायर कर रखी है। मरीम नवाज एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ केस में जाती हैसियत से जो है अदालत में पेश होंगी। कहा यही जा रहा है कि मरीम नवाज जो है वो आज अदालत में पेश होंगी और इस हवाले से यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। जो कारकुनान हैं उनको रोकने के लिए मुकम्मल जहाँ पे जो है वो रास्ते बंद कर दिए गए हैं, खारदार तारें लगाई गई हैं, वहां पर जो ब्लॉक्स रख दिए गए हैं कि कारकुनान ना आ सके। मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो इर्द गिर्द का एरिया है उसमें तकरीबन अगर G10 मरकज वाली साइड से बात करें तो वहां से बिल्कुल बंद कर दिया गया सर्विस रोड जो है। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस वाली साइड से जो है वो इशारा बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो इशारा है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। मेन जो श्रीनगर एक्सप्रेस वे है वहां पे जो है वहां से रोड बंद कर दिया गया और आगे लोगों को आने की इजाजत नहीं है। पुलिस है, रेंजर्स है और एफसी के एहलकार तैनात है। सिर्फ जो वकला है और जो मीडिया के लोग हैं उनको जाने की इजाजत है, वो भी कार्ड दिखाकर जो है वो अंदर जा सकते हैं, लेकिन बाकी किसी को इजाजत जाने की इजाजत नहीं है। भारी नफरी तैनात की गई है क्योंकि लाहौर का जो पेशी का सूरत हाल पैदा हुई थी उसको पेश नजर रखते हुए इस्लामाबाद इंतजामिया ने उस हवाले से इंतजाम किए हैं और पुलिस को हाई अलर्ट किया है कि कारकुनान किसी भी एक तरह की कोई बदमजगी यहाँ पे पैदा ना हो। तो उससे बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से काफी दूर ये अगर मैं बताऊं तो थोड़ा सा फासला हो जाता है जहाँ पे इन लोगों को रोका जाएगा कि कारकुनान वहां पे ना जा सके। सिर्फ जो मुतलका उनके वकला है वो जा सकेंगे। मरीम नवाज जब अदालत में पेश होंगी तो उनको जाने की इजाजत होगी। उनके जो लोग होंगे साथ उनके नाम अगर दिए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार में नाम जमा करवाए गए हैं तो वो लोग जो है वहां पे जा सकेंगे, बाकी किसी को यहाँ पे आने की इजाजत नहीं है। आज केस की समाअत होने जा रही है। कहा यही जा रहा है कि मरीम नवाज जो है वो आज अदालत में खुद पेश होंगी। जरा कि ये कहना है कि वो मरी में है, मरी से वो रवाना होंगी। 10 बजे का बताया गया कि वो रवाना होंगी और 12 बजे तक यहाँ पे जो है पेश होंगे, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच की जब भी केस की समाअत होती है तो डीबी बेंच हमेशा 12 बजे ही बैठता है, उसके बाद केस की समाअत शुरू हो जाती है। तो 12 बजे का टाइम है, वो लोग यहाँ पे पेश होंगे और आज जो केस की प्रोसीडिंग है आगे होगी। इस हफ्ते से हमने ये भी देखा कि सोशल मीडिया पे हमने पोस्टर्स देखे और जराए का भी ये कहना है कि बाकायदा तौर पर कारकुनान को अपील जो है वो की गई है, उनको बाकायदा कहा गया है, कैंपेन चलाई गई है कि वो लोग यहाँ पे पहुंचे और उनके साथ इजहार यकजहती करें। तो कहा ही जा रहा है कि सिर्फ न सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी की जो मकामी क़यादत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, बल्कि दूसरे जो साथ वहां से भी लोग यहाँ पे आएंगे और अपनी जो अकायद है उसके साथ इजहार यकजहती करेंगे।
सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम हैं यहाँ पे। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। असलम खोकर हमें डिटेल्स दे रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुतालिक केस की समाअत आज हो रही है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन बेंच में शामिल हैं। मजीद जानेंगे सहरिश खान से। सहरिश, बताइएगा कार्रवाई कब तक मुतवक्के है? जी बिल्कुल, सिंध में गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से केस की समाअत आज होगी और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन इस बेंच में शामिल होंगे। इस हवाले से अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान एडवोकेट जनरल सिंध को नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जबकि चेयरमैन नेपरा और सीईओ के इलेक्ट्रिक को भी नोटिस जारी किया जा चुका है। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ ये दरख्वास्त है जिसकी समाअत की जाएगी और तकरीबन 9:30 बजे इस केस की समाअत मुतवक्के है। जी सही, बहुत शुक्रिया सहरिश खान आपका। बिजली बार बार बंद करने वालों को बड़ा झटका लग गया। शहर कायद के बासियों को अजियत में मुब्तला करने पर नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिक को 20 करोड़ का भारी जुर्माना आयद कर दिया। हुकाम का कहना है कि के इलेक्ट्रिक ने मुआहदे के मुताबिक काम नहीं किया। गैर एलानिया लोड शेडिंग और गर्मी में कराची के बासी मुश्किलात से दो चार। आवाम को दर बदर करने वालों को ही उल्टा हाई वोल्टेज झटका लग गया। नेपरा ने गैर एलानिया लोड शेडिंग करने पर एक्शन लेते हुए के इलेक्ट्रिक को 20 करोड़ रुपए जुर्माना कर दिया। यही नहीं, जुर्माना 15 रोज में अदा करने का हुक्म भी दे दिया। नेपरा ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि के इलेक्ट्रिक 15 रोज में 20 करोड़ रुपए बतौर जुर्माना की अदायगी को यकीनी बनाए। नेपरा की तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली बहरान की वजह ईंधन की कमी करार देना गलत है। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की पैदावार के लिए सरमायाकारी ही नहीं की। के इलेक्ट्रिक ने सुई साउदर्न से मामला तय नहीं किए। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के SSGCL के वाजबात तमाम तफसीलात और मुआहदे की कॉपी 30 रोज में जमा करने का हुक्म दिया है। इससे कबल के इलेक्ट्रिक को शोकॉज नोटिस जारी किया गया था। नेपरा के इलेक्ट्रिक पर गैर एलानिया लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग और अवामी शिकायत पर भारी जुर्माने आयद कर चुकी है। रोशनियों के शहर कराची में बारिश के बाद बिजली का निजाम तबाहल हो गया। 6 दिनों से शहर में अंधेरों का राज है। कई इलाकों में बिजली न होने से पानी का बहरान भी शदीद हो गया है। शहरी सड़कों पर निकल आए। बाथ हाईलैंड के रहायशियों ने ओल्ड ब्रिज पर शदीद एहतजाज किया। शदीद बारिशों के बाद शहर कायद का इलेक्ट्रिक सिस्टम जवाब दे गया। जगह जगह केबल फॉल्ट्स और तकनीकी खराबियां, फीडर ट्रिप करने के वाकयात। शहर को बिजली देने की जिम्मेदार कंपनी के इलेक्ट्रिक की नाअहली के बायस शहर का 25% हिस्से को बिजली से महरूम हुए 6 दिन हो गए। सिटी रेलवे कॉलोनी, बाथ आइलैंड, हमयार्ड, हिजरत कॉलोनी, मलीर, सऊद आबाद, यूसुफ गोट, क्लिफ्टन, डिफेंस, पंजाब कॉलोनी, बोर्ड बेसन, ओल्ड सिटी एरिया, खारादर और लियारी के मुख्तलिफ इलाकों समेत MA जिन्ना रोड और साइड के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद होने से शहरी रुल गए। 6 दिनों से बिजली की बंदिश ने शहरियों को शदीद मुश्किलात का शिकार कर दिया है। पानी का बहरान भी पैदा हुआ तो शहरी एहतजाज पर मजबूर हो गए। बाथ आइलैंड के रिहायशियों ने ओल्ड ब्रिज पर शदीद एहतजाज किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नजमी आलम और साबिक रुकन असेंबली शमी मुमताज भी एहतजाज का हिस्सा बन गयी। बिजली दो कराची को बिजली दो, केसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शदीद एहतजाज के बायस ओल्ड ब्रिज के अतराफ में हजारों गाड़ियां फंस कर रह गयी। कराची के शहरियों का कहना है कि कई रोज से बिजली न होने की वजह के इलेक्ट्रिक की अदम दिलचस्पी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नजमी आलम ने के इलेक्ट्रिक को फौरी तौर पर हुकूमती तहवील में लेने का मुतालबा किया। कराची में बारिश की तबाहकारियां और हुकूमती बदइंतजामी पर शहरी बेफर गए। 5 दिन से पानी में घर से क्लिफ्टन और डिफेंस के मकीनों ने कंटोनमेंट बोर्ड दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज कर दिया। बोर्ड हुकाम के साथ मुज़ाकरात और यकीन दहानियों के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। कराची में अर्बन फ्लड ने शहर के पोश इलाके को भी नहीं बख्शा। 5 दिन हो गए क्लिफ्टन और डिफेंस के इलाकों से पानी ना निकाला जा सका तो इलाका मकीन बिफर गए। शहरियों ने CBC के दफ्तर के बाहर शदीद एहतजाज किया। CBC के खिलाफ नारेबाजी करते मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर एहतजाजी कलमात दर्ज थे। मुजाहिरीन ने CBC के मरकजी दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की तो पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस के जवानों ने एहतजाज करने और इमलाक के नुकसान पहुँचाने की कोशिश करने वाले मुजाहिरीन की धुलाई कर दी।
पुलिस की छतरोड़ सुनने के बाद मुजाहिरीन ने CBC के दफ्तर में धरना दे दिया और खूब नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि नाकिस हुकूमत हमली के बाइस हमारा कीमती सामान बरसाती पानी में तबाह हो गया, जिसका अजाला किया जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। मुजाहिरीन ने पानी की निकासी और सड़कों की असर नो तामीर, सफाई सुथराई के इंतजाम को यकीनी बनाने और फ्लड रिलीफ के नाम पर लिए गए टैक्स के ऑडिट कराने का मुतालबा किया। इनका कहना था अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो वो अब कोई टैक्स नहीं देंगे। मुस्तैल मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए DIG साउथ जावेद अकबर रियाज भी मौके पर पहुंचे। बोर्ड हक्काम और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात में मसाइल हल करने की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। शाहिद इजाज, सच TV, कराची। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के करप्ट अफसरान की शामत आ गई। लोकल गवर्नमेंट बॉडी ने और लोकल गवर्नमेंट बोर्ड्स ने शहर में 18 सालों के दौरान होने वाली गैर कानूनी तामीरात का रिकॉर्ड मुरतब कर लिया। मुकम्मल रिपोर्ट वजीर आला सिंध को पेश की जाएगी। मजीद जानेंगे अता हुसैन से। जी अता। जी बिल्कुल, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के करप्ट अफसरान की शामत आ गई। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने शहर में 18 सालों के दौरान गैर कानूनी तामीरात का रिकॉर्ड मुरतब कर लिया है। मुताबिक सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने 97,000 गैर कानूनी तामीरात की रिपोर्ट मुरतब की है। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने रिपोर्ट में 99 SPCA के अफसरान को जिम्मेदार करार दिया है रिपोर्ट में, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक जो है गैर कानूनी तामीरात। बहुत शुक्रिया अता हुसैन। कराची में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से तंग रिहायशियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। शहरी कहते हैं इस वक्त डिफेंस और क्लिफ्टन के हालात कच्ची आबादी से बेहतर नहीं। निकासी के निजाम को बेहतर और टूट फूट का शिकार सड़कों को फौरी तौर पर मुरम्मत करके बहाल किया जाए। देखिए, ये अब पानी सर से ऊपर चला गया है और जो हालात पूरे शहर के हैं और खासतौर पर डिफेंस क्लिफ्टन के हालात आपने देखे होंगे, किसी कच्ची आबादी से कम नहीं है। ऐसा लगता है कि हम किसी कच्ची आबादी में रह रहे हैं। पहले तो आ ही नहीं रहे, जहाँ आ रहे हैं वहाँ पैसे ले, कहीं इनको प्रॉपर इनकी मैनेजमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए आई क्योंकि हमारे रेजिडेंट्स यहाँ जमा हुए हैं, हमारी चीजें डैमेज हुई हैं। हम लोग के 4-5 दिन से लाइट नहीं है, तो टैक्सेस हम लोग अपने पूरे देते हैं मगर हम लोग को फैसिलिटीज नहीं मिलती है। आई वेंट इन फॉर जस्ट लीगल एडवाइस। एक ड्राफ्ट बना था, उस ड्राफ्ट में पॉइंट्स थे, ठीक है, उसमें डिवाटराइजेशन का पॉइंट था, ये साफ करेंगे, उसमें फ्यूमिगेशन का पॉइंट था। अभी जो बात जहाँ पे आके स्टैंड हुई है वो बात सिर्फ ये है कि उसके ऊपर CEO साइन नहीं करेगा। बारिश तो बरस कर थम गई, लेकिन कराची वालों की मुश्किलात बढ़ गईं। कई दिन गुजरने के बावजूद शहर के गली मोहल्लों, शाहराहों और कब्रिस्तानों से पानी की निकासी ना हो सकी। डिफेंस और क्लिफ्टन के मुतादिद इलाकों में पानी जमा होने के साथ साथ बिजली भी मुसलसल मुअत्तल है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कदीर राना। कराची में जुमरात 27 अगस्त को होने वाली शदीद बारिश का पानी अभी तक शहर के कई इलाकों में जमा है। शहर के पोश इलाके, डिफेंस और क्लिफ्टन की सड़कें अभी तक साफ नहीं हो सकी हैं। पानी के खड़े होने के साथ साथ इन इलाकों की बिजली मुसलसल 5वें रोज भी मुअत्तल है। पाकिस्तान चौक और हक्कानी चौक पर हर तरफ काला पानी भरा हुआ है। कोई सरकारी अफसर या मशीनरी ताहाल पानी को साफ करने नहीं आया। बरसाती पानी में गटर का पानी भी शामिल हो गया, जिसके सबब बदबू फैल गई और मच्छरों की अफजाइश भी होने लगी। इलाका मकीनों का कहना है कि उनकी जिंदगी अजीरन हो गई है। हंगामी बुनियादों पर सफाई सुथराई करवाई जाए। मैं जब रोटी लेने गया, लाइट हाउस से होता हुआ, पाकिस्तान चौक से होता हुआ ये रोटी लाया। बदबू, मच्छर, ये बहुत बुरानी हॉस्पिटल के पास सब जगह पे बहुत ज्यादा बदबू है। ओल्ड सिटी, खारादर समेत शहर के दीगर कई इलाकों में भी बारिश का खड़ा पानी लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। सड़कों, गलियों के अलावा कब्रिस्तान भी डूब गए। शेरशाह कब्रिस्तान तालाब का मंजर पेश कर रहा है। शहरी कब्रिस्तान के अंदर नहीं जा सकते, इसलिए बाहर खड़े होकर ही अपने प्यारों के लिए दुआ करने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना था कि जिम्मेदार इदारे रिहायशी इलाकों और सड़कों के साथ साथ कब्रिस्तानों से भी पानी की निकासी में नाकाम रहे हैं। हमारे साथ जो ज्यादती, जो जुल्म दूसरे तरीके से की जाती, यहाँ तो ना की जाए, यहाँ तो इंसाफ किया जाए। ये इतने सारे पैसे, इतने सारे मशीनरी, इतने आपके पास ताकत होने के बाला अकाम को तवज्जो दिलाई जा रही है कि कुछ होने के बावजूद भी अब हमारे मुसलमानों के जो कब्रें हम अपने आबो अजदाद पे दफन करके गए, उनके कब्रों तक हम लोग ज़ियारत नहीं कर सक रहे। शहरियों का कहना है कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर आज बेयारो मददगार हो गया है। हुकूमत निकासी आब के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए फौरी तौर पर मौसर इक़दामात करे। पाक फौज कराची में बारिश के पानी से डूबे इलाकों में शहरियों की मदद में पेश है। पाक फौज के इंजीनियर्स ने गुजरी अंडरपास को क्लियर कर दिया। 2 रोज में मुतादिद अंडरपासेस क्लियर कर दिए गए।
कराची समेत सिंध में बारिशों ने तबाही मचा दी तो पाक फौज के जवान मदद को आगे आ गए। वतन के सरहदों के तहफ्फुज के लिए हर दम तैयार जवानों ने मौजें मारते सैलाब में फंसे शहरियों को रिलीफ पहुंचाना शुरू कर दिया। ISPR के मुताबिक पाक फौज के इंजीनियर्स ने अंडरपास में जमा पानी निकालकर क्लियर कर दिया। 2 दिनों के दौरान पाक फौज के जवानों ने KPT, सुख सेंटर, मोहसिन बुफाली अंडरपास और गुलिमान अंडरपास को क्लियर कर दिया। मुख्तलिफ मकामात से नकासियाब का अमल जारी है। पाक फौज के चाको चौबंद जवान मोबाइल रिकवरी व्हीकल्स के जरिए मुतासिरा गाड़ियां भी हटाने में मसरूफ हैं। ISPR के मुताबिक मुतासिरा इलाकों में शहरियों को इलाज मुआवजे की सहूलत पहुंचाने के लिए सुरजानी, सादी टाउन और कयूमाबाद में 3 मेडिकल सेंटर्स भी कायम है। 32 इमरजेंसी मेडिकल और 56 रिलीफ कैंप्स भी सिविल इंतजामिया के साथ ताउन कर रहे हैं। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने हुकूमत को ठेंगा दिखा दिया। बोले कराची की बेहतरी के लिए 10 अरब डॉलर मांग रहे हैं, अगर हमारे पास होते भी तो ना देते, क्योंकि ये सारी रकम तो उनकी जेबों में जाना थी। उनका मजीद कहना था कि सिंध को अरबों रुपए मिले लेकिन वहां के हालात नहीं बदले। ऑपोजिशन को आवाम की बजाय NRO की पड़ी है। फैटिफ को NRO के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो नासिर साहब, वो ये कह रहे थे कि कराची को 10 अरब डॉलर का पैसे मिल जाएं तो हम ये मसाइल हल कर सकते हैं। हमारे पास हैं भी नहीं, अगर होते भी तो हम उनको ना देते। उसकी वजह ये है कि इन्होंने तो सीधा जाना था, ओमनी बैंक अकाउंट्स में जाना था। इन पैसों ने तो जाना था, इनके जो लीडर हैं उनकी जेबों में जाना था और लीडरशिप उनकी गायब है। जब भी कोई मसला खड़ा होता है तो वो सियासी इंतकाम की बातें शुरू कर देते हैं। अब जो लेटेस्ट उनका ये था कि जो FATF पे जो बात की उन्होंने, तो वो तो हम कई दफा कह चुके हैं कि बुनियादी तौर पे ये FATF की आड़ में अपने लिए NRO लेना चाहते थे। सच न्यूज में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिशों से बलाई इलाकों में तुग़यानी आने का खदशा पैदा होते ही तमाम महकमा इदारों को फौरी इक़दाम के अहकाम जारी कर दिए गए। मजीद जानेंगे अदनान शाहिद से। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखें पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी बाराने रहमत जो है वो बरस रही है, जिसके बाद पेशावर में मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो गया है और गर्मी का जोर जो है वो टूट सा गया है। पेशावर में गुज़िश्ता कई दिनों से दिन ब दिन गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। खास तौर पर जो दर्जा हरारत थी वो 40 सेंटीग्रेड तक जा पहुंची थी, मगर बारिश और तेज हवा, हल्की हवा, ठंडी हवा चलने के बाद जो है मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। अगर आज दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो आज कम से कम पेशावर का जो दर्जा हरारत है वो 26 सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो 30 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह महकमा मौसमियात ने भी खुशखबरी सुनाई है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिशों की जो है वो पेशिन गोई की गई है। इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाके हैं वहां पर भी तुग़यानी आने का खदशा जो है वो पैदा हो गया है। इसी तरह पेशावर, मर्दान, चारसद्दा, नौशहरा, बालाकोट, डेरा इस्माइल खान, यहाँ पर जो है बाकायदा तौर पर तमाम तर जो मुतलका इदारे हैं उनको मरासले अरसाल कर दी गए हैं कि जो नदी नालों में तुग़यानी जिनमें आने का खदशा जाहिर किया जा रहा है उनकी बर वक्त जो है वो सफाई की जाए, ताकि जो पानी का बहाव है उसमें जो है वो रुके ना। इसी तरह अगर दीगर पेशावर की बात करें तो मौसम जहाँ पर खुशगवार हो गया तो वहीं पर जो बराने रहमत है वो शहरियों के लिए बराने ज़हमत बनी हुई है। पानी जो है वो अहम शहरों पर जो है वो खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानगी है उसमें भी काफ़ी खलल पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह बारिश हो जाने के बाद जो वापडा हुकाम है वो भी उनकी भी बेहसी सामने आ गई है। गुज़िश्ता रात से ही पेशावर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर बिजली गायब है और अभी तक बिजली जो है वो बहाली का काम मुकम्मल ना हो सका, जिसकी वजह से भी इस खुशगवार मौसम में शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी सही, बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद। सिंध में बल्दियाती इदारों की 4 साला मुद्दत मुकम्मल हो गई। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, ताहम कराची और सूबे के दीगर अजला के एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती अभी तक नहीं की जा सकी। सिंध में बल्दियाती इदारों की मुद्दत खत्म हो गई।
सिंध हुकूमत की जानिब से लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को तहलील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया है कि तमाम मेयर्स, डिप्टी मेयर्स, चेयरमैन और दीगर बल्दियाती नुमाइंदों की हैसियत 31 अगस्त को खत्म समझी जाए और तमाम मुंतखब नुमाइंदगान सरकारी गाड़ियां और दीगर मुराद वापस कर दें। बल्दियाती इदारों की 4 साल मुद्दत खत्म होने के बाद सिंध भर में वक्ती एडमिनिस्ट्रेटर्स को मुकर्रर करने के हवाले से खूब गर्मा गर्मी जारी है। कराची का एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा, इसका फैसला अभी तक नहीं हो सका और न ही कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया। चंद रोज कबल मारूफ ब्यूरोक्रेट यूनुस ढागा को बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाए जाने की इम्कान की खबरें आई थीं। इस हवाले से सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब का कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटर के नाम के लिए यूनुस ढागा के नाम पर गौर नहीं हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती काबीना का इख्तियार है और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी कह चुके हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर करने का इख्तियार सिंध हुकूमत के पास है। उधर वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना था कि 1 सितंबर से बल्दियाती नुमाइंदों की जगह एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात कर दिए जाएंगे और कराची का एडमिनिस्ट्रेटर अच्छी शोहरत का हामिल अफसर होगा। 4 साल तक कराची के मेयर रहने वाले वसीम अख्तर शहर कायद के बासियों को सहूलियात फराहम ना कर सके। शहर अच्छा होने के बजाय मजीद खंडर बन गया। 4 साल का अरसा इख्तियारात का रोना रोते रहे। 1460 दिन चलने वाली बल्दियाती हुकूमत कराची शहर से बुनियादी मसाइल न खत्म करा सकी। वसीम अख्तर 31 अगस्त 2016 को बतौर मेयर कराची बने। वसीम अख्तर ने अपनी असीरी में सेंट्रल जेल से आकर मेयरशिप का हलफ लिया था। मेयर कराची ने अपने निजामत के दौर में KMC के 3 बजट पेश किए, जबकि एक बजट उनकी जेल में मौजूदगी के दौरान डिप्टी मेयर अरशद वोहरा ने पेश किया था। वसीम अख्तर की गिरफ्तारी के दौर में डेप्यूटी मेयर अरशद वोहरा ने 2.5 महीने बतौर मेयर कराची फराइज अंजाम दिए। अरशद वोहरा के MQM छोड़कर PSP में जाने के बाद साल 2018 में MQM ने अरशद हसन को डिप्टी मेयर की जिम्मेदारी सौंपी थी। वसीम अख्तर ने बतौर मेयर साल 2017-18 का 27 अरब रुपए का बजट पेश किया। 2018-19 में KMC का 26 अरब रुपए का बजट पेश किया गया और साल 2019-20 में मेयर कराची वसीम अख्तर ने KMC का अपनी मुद्दत का आखिरी बजट 26 अरब रुपए का पेश किया। 100 अरब से जायद के बजट और हुकूमत की जानिब से सालाना अरबों रुपए का फंड मिलने के बावजूद भी अवामी राय के मुताबिक 2 साबिक नाज़मीन के दौर में जो तरक्की और बेहतरी कराची में दिखाई दी वो इन 4 सालों में कहीं दूर दूर तक न थी। मेयर बनने के बाद पूरी 4 साल मुद्दत के दौरान वसीम अख्तर ने इख्तियारात न होने का रोना तो रोया, लेकिन शहर के मसाइल हल न किए। मेयरशिप जाने से चंद रोज कबल वसीम अख्तर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जज्बाती हो गए थे और उन्होंने विफाक और सिंध हुकूमत को लिखे गए खत फेंक दिए थे। मैंने CM हाउस के दरवाजे के बहुत सारे चक्कर लगाए हैं, ये लेटर लिखे हैं सबको, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ सेक्रेटरी ऑफ सिंध, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, गवर्नर ऑफ सिंध। ये कौन लेगा? कौन? एक जवाब नहीं किया इसका मेरा। शहर में कचरे के ढेर हो या सेवरेज का निजाम, कुछ भी दुरुस्त न हुआ। जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी शय पीने के पानी की किल्लत भी वसीम अख्तर दूर न करवा सके। वसीम अख्तर की मेयरशिप के आखिरी अय्याम में होने वाली शदीद बारिशों के बाद शहर मजीद खंडर बन गया। पानी की निकासी के लिए नालों की सफाई न होने की वजह से बारिश के दौरान शहर में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी और अभी तक जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, जो न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है बल्कि लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस भी बना हुआ है। वफाकी दारुल हुकूमत के मज़ाफाती इलाकों में निकासी आब का सिस्टम बैठ चुका। नाले बंद होने से लहतरा रोड पर जगह जगह पानी जमा है। शहरी कहते हैं कोई पुरसाने हाल नहीं, अवामी नुमाइंदे पूछते तक नहीं। मजीद जानेंगे रमदार बलोच से। जी अलमदार। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में जो है वो आज दूसरा रोज़ भी है कि मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश हुई है। कल भी जो है वो इस्लामाबाद में बारिश हुई। बारिश के बाद जो शहरियों के लिए मुश्किलात होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जो निकासी आब का निज़ाम है वो नाकिस है। नालों की सफाई नहीं हुई तो बारिश का पानी जो है वो अब रोडों पर खड़ा होना जो है वो शुरू हो गया है। इस वक्त हम जो मेन रोड है लहतरार रोड, वहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर जो है वो हज़ारों की तादाद में यहाँ से गाड़ियाँ जो है वो गुजरती हैं और शहरी भी जो करीबी इलाके हैं, मुलिका इलाके हैं, उनके शहरियों को भी काफ़ी मुश्किलात होती हैं पैदल चलने में भी। इस वक्त भी हमारे साथ जो एक शहरी मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि बारिश आती है, निकासी आपका क्या निज़ाम बेहतर नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पानी यहाँ खड़ा है और सड़क जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है, जोड़ों का मंजर पेश कर रही है। क्या कहेंगे? जी हम यहाँ के ही रहशी हैं, मैं यहाँ पे ही रहता हूँ और डेली बेसिस पे हमें यहाँ ऑफिस के लिए आना जाना होता है।
तो हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि निकासी आपका आपके सामने है कि जो हालात चल रहे हैं, और ये जो हमारी रोड है वो एक तालाब का मंजर पेश कर रही होती है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे जो पेडिस्ट्रेन्स हैं उनके चलने के लिए, रोड क्रॉस करने के लिए उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अभी गर्मी के जो हालात हैं इसमें इनका मूज़ी बीमारियाँ फैलने का ख़तरा, और ये जो गंदा पानी है इसमें तो बिल्कुल भी जो है ना किसी किस्म की बीमारी जन्म ले सकती है। तो हमारी ज़िले इंतज़ामिया या जो यहाँ पे हमारे MNAs जो भी मुंतखब होते हैं, तो ये उनका फ़र्ज़ है कि वो इस चीज़ को देखें। बल्कि अभी तक इस चीज़ पे कभी भी किसी ने कोई अपना लाएअमल नहीं इख्तियार किया। तो हुकूमत से अपील है और हमारे जो इंतज़ामिया है उनसे अपील है कि वो ज़रूर इस पे नज़रसानी करें और यहाँ पे आके देखें। यहाँ पर जो हमारे साथ शहरी मौजूद हैं उनका यही कहना है कि ये मसला जो है वो बढ़ता जा रहा है। निकासी आप का निज़ाम जो है वो नाकिस है, सफाई ना होने के बराबर है। नाले जो है वो बंद पड़े हैं, तो बारिश जब आती है तो वो पानी जो है वो सड़कों पर आ जाता है और सड़कें जो है वो इस वक्त जोड़ का मंजर पेश कर रही हैं। मैं अपने कैमरामैन अरशद सत्ती को कहूँगा कि आपको ये मनाजिर दिखाएँ कि इस वक्त ये मेन लतरार रोड है और इस रोड पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह इस वक्त गाड़ियाँ आ रही हैं, लोगों को मुश्किलात और तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का ये भी कहना है कि जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो मुतलका इदारे हैं, ये उनकी नाअहली का मुँह बोलता सबूत है उनकी कारकर्दगी का कि ये जो नाले बंद पड़े हैं और पानी जो है वो सड़कों पर खड़ा है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात हो रही हैं। तो शहरियों ने ये अपील की है कि जो मुतलका इदारे हैं, जो मुतलका अवाम नुमाइंदे हैं, बल्दे पर ना खड़ा हो और शहरियों को भी तकलीफ ना हो। जी सही, बहुत शुक्रिया अलमदार बलोच। आपको बताएं कि 12 को अठाल चौक मरीम नवाज के इस्तकबाल के लिए कारकुन जमा होना शुरू हो गए। मरीम नवाज मरीज से बरास्ता 12 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचेंगी। मजीद जानेंगे चीफ रिपोर्टर आन शराजी से। जी आन। जी मानूर, बिल्कुल मरीम नवाज अब से थोड़ी देर पहले मरीज से रवाना हुई हैं। रवानगी के वक्त कारकुनों की एक अच्छी खासी तादाद वहां पे मौजूद थी जो उनके साथ आ रही है। गाड़ियों के जरिए लोग जो है उनके साथ आ रहे हैं। गुलपाशी की गई जब मरियम नवाज गाड़ी में सवार हुई। उसके बाद मरियम नवाज अब इस्लामाबाद की तरफ रवाना है। वो तकरीबन 11:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचेगी, जहां पे उनकी केस की समाअत है। इसके लिए मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की जानब से और जो लीडर्स हैं मकामी उनकी जानब से जो है वो कैंप लगाए गए हैं। दूसरी जानब पुलिस की भी भारी नफरी मौजूद है। मरीज से बताऊं तो बड़े काफिले 2-3 मरियम नवाज के साथ आ रहे हैं, जिनमें एक काफिला साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी का भी है। इस वक्त अगर बात करें अठाल चौक 12 कौ की या 12 कौ का जो मेन एरिया है, इस सारी रोड पे पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। उसके साथ जो है दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है उनके जवान भी तैनात है। मरियम नवाज यहाँ से आएंगी और उसके बाद जो है ये सीधा कश्मीर हाईवे पे रास्ता लेके जो है G10 इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब आएंगी। तो कश्मीर हाईवे पे जो G10 का सिग्नल है, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एरिया जो है वो शुरू होता है, वहां पे अभी से बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार मौजूद है। कारकुनों को, इस्लामाबाद के जो कारकुन है उनको वहां पहुंचने का कहा गया है। कारकुन भी वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, जबकि पुलिस की भी भारी नफरी है। और कारकुनों को जिस अंदाज में गुज़िश्ता रात से कान दे के बुलाया गया है, तो यूं महसूस हो रहा है कि जो मरियम नवाज जब पहुंचेगी तो कोई लाहौर वाला जो है वो अंदाज अपनाया जाएगा और उसी अंदाज में मरियम नवाज कारकुनों के हमरा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचेगी। ठीक सही, बहुत शुक्रिया अंशरा से। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 4 अमवात हुई और 2300 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आपको बताएं कि मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 4 अमवात रिपोर्ट हुई हैं और 2300 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजीद जानेंगे सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद। बिल्कुल, कोरोना के केसेस में मजमूई तौर पर कमी देखने में आती है। पिछले 24 घंटों में 300 जो नए केसेस सामने आने के बाद अब तक जो मजमूई जो तादाद है कोरोना केस की वो 2,96,149 तक जा पहुंची है, जबकि एक्टिव केसेस जो फाल केसेस की तादाद है उसमें भी वाज़ेह कमी जारी है और इस वक्त 8,881 जो फाल केसेस हैं, एक्टिव केसेस इस वक्त मुल्क भर में मौजूद हैं। पिछले 24 घंटे में महज 4 अमवात के बाद जो मजमूई जो तादाद है अमवात की वो 6,298 तक जा पहुंची है और पिछले 24 घंटे में 288 जो है मरीज वो सेहतयाब होने के बाद अब मजमूई जो तादाद है वो 2,80,970 तक जा पहुंची है। इसी तरह से देखा जाए मजमूई तौर पर केसेस के हवाले से
तो सिंध में सबसे ज्यादा केसेस जो हैं सामने आए हैं, जहां से अब 96,832 जो हैं कंफर्म केसेस हो चुके हैं। इस तरह देखा जाए पंजाब को, इस तरह केपीके में 36,118 केसेस कंफर्म हो चुके हैं, इस्लामाबाद से 15,649, जीबी से गिलगित बल्तिस्तान से 2,903 केसेस अब तक मजमूई तौर पर सामने आ चुके हैं। बलूचिस्तान से भी 12,889 केसेस हैं जो कंफर्म हुए हैं, और आजाद जम्मू कश्मीर से भी 2,299 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 20,882 जो है मजमूई टेस्ट किए गए हैं पिछले 24 घंटों में, और अब तक जिसके बाद जो है 300 नए केसेस ही सामने आ सके हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी। डॉक्टर महा अली केस में नया मोड़ आ गया। वालिद ने चौंका देने वाले इंकशाफात कर दिए। आसिफ शाह का कहना है कि जुनेद बेटी को धमकियां देता और जदोखोब करता था। मेरे पास उनके खिलाफ सबूत हैं, जल्द हकाइक सामने रखूंगा। इस चैट से क्या लग रहा है कि मेरी बेटी को किसने मारा? ये अपनी एक दोस्त को चैट कर रही है, जिसमें सीधा सीधा लिख रही है जुनैद कि ऐसी मेरे पास और भी चीजें हैं। कराची के इलाके डिफेंस में डॉक्टर माहा की जिंदगी के खात्मे से मुतल्लिक वालिद आसिफ शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जुनैद के साथ शादी की खबरें मन घड़त थीं। छोटी बेटी ने डॉक्टर माहा की मौत के बाद मुझे मामलात से आगाह किया। जिस वक्त मैं तदफीन के लिए वहाँ जा रहा था तो पीछे एकदम ये शुरू हुआ कि वो पेरेंट्स से उसकी नाराजगी थी या इन चीजों की वजह से इसको सारा एक मीडिया पे गलत चीजें दी गई। डॉक्टर माहा के वालिद का मजीद कहना था कि जुनैद का गिरोह लड़कियों को वर्गलाता है और उन्हें नशे की आदत में मुब्तला करता है। इनके खिलाफ सबूत हैं, जल्द हकाइक सामने लाएंगे। मेरी बेटी, मैं बार बार कह रहा हूँ, चली गई। खुदा के वास्ते दूसरों की बच्चियां इनसे बचाएं। ये एक जुनैद नहीं, ऐसे बहुत से हैं यहाँ पे, और डिफेंस या यहाँ क्या सिर्फ ये नहीं, पूरा पाकिस्तान ऐसों से भरा हुआ है। लेकिन मेरे से जो हो सकेगा, आप लोग भाइयों के साथ से मैं वो चीजें रखूंगा। दूसरी जानिब डॉक्टर माहा के दोस्त जुनैद का कहना था कि डॉक्टर माहा के वालिद से पूछा जाए कि उनकी बेटी के पास कीमती आईफोन कहां से आया। जब फोन उसके पास आया तो माहा की जॉब भी नहीं थी। माहा की जॉब 4 माह पहले से शुरू हुई थी। 25 साल की डॉक्टर माहा की अपने घर से लाश बरामद हुई थी। बज़ाहिर मामला खुदकुशी का है, ताहम तहकीकात जारी हैं कि उन्होंने खुदकुशी की है या उन्हें कत्ल किया गया। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज मुस्तरद कर दी। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 7 से 9 रुपए तक इजाफे की तजवीज दी थी। मसनूआत की कीमतों में इजाफा न करके अवाम से हमदर्दी और बारिशों से तबाही में रिलीफ का दावा किया जा रहा है, मगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अब तक टैक्सेस और रिकॉर्ड इजाफे ने आम आदमी को कितना मुतासर किया, सुनिएगा जरा। जनवरी 2020 में पेट्रोल की फी लीटर कीमत 116 रुपए 60 पैसे, जबकि डीजल 127 रुपए 26 पैसे और मट्टी के तेल की कीमत 99 रुपए 45 पैसे मुकर्रर की गई। जनवरी की कीमतें ही फरवरी 2020 में बरकरार रखी गयी। मार्च के महीने में पेट्रोल डीजल की फी लीटर कीमत में 5 रुपए जबकि मट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपए तक कमी का लॉलीपॉप दिया गया। तो कोरोना वायरस के बायस माह अप्रैल के लिए 25 मार्च को नई कीमतों का ऐलान करते हुए पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए 3 पैसे, डीजल 15 रुपए और मट्टी के तेल की कीमत भी 15 रुपए फी लीटर कम कर दी गई। मई 2020 में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी करके पेट्रोल 14 रुपए 98 पैसे, डीजल 27 रुपए 15 पैसे और मट्टी के तेल की कीमत में 30 रुपए तक की कमी की गई। जून में पेट्रोल की कीमत में मजीद 7 रुपए 6 पैसे कमी करके नई कीमत 74 रुपए 52 पैसे, डीजल की कीमत में 5 पैसे इजाफा किया गया, जिससे नई कीमत 80 रुपए 15 पैसे और मट्टी के तेल की कीमत में 11 रुपए 88 पैसे की कमी के बाद नई कीमत 35 रुपए 56 पैसे मुकर्रर की गई। माह जुलाई में पेट्रोल की कीमत कम होने के सबब पेट्रोलियम माफिया ने फरोख्त बंद कर दी और मुल्क में मसनूई किल्लत की सूरत हाल पैदा हो गई। हुकूमत ने 26 जून 2020 को रिकॉर्ड 25 रुपए इजाफे के साथ पेट्रोलियम कंपनीज के सामने घुटने टेके तो पेट्रोल की कीमत 100 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई, जिससे पेट्रोल की मसनूई किल्लत तो खत्म हो गई मगर आवाम को तारीखी महंगाई के तूफान का तोहफा मिला। तो यूं जुलाई में कीमतों को बरकरार और अगस्त में 3 से 7 रुपए तक महंगा करके फिर से महंगाई का तोहफा दिया गया। ओगरा ने घरेलू सिलेंडर में 18 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर में 73 रुपए इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सिलेंडर 18 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 73 रुपए का इजाफा किया गया, जिसके बाद अब एलपीजी 115 रुपए 50 पैसे फी किलो से बढ़कर 117 रुपए फी किलो, घरेलू सिलेंडर 1364 रुपए की जगह 1382 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 5246 रुपए से बढ़कर 5319 रुपए में फरोख्त होगा।
ओगरा ने सितंबर के लिए एलपीजी की कीमत में इजाफा कर दिया। घरेलू सिलेंडर 19 रुपए जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 73 रुपए महंगा हो गया है। एलपीजी की नई कीमत 117 रुपए फी किलो हो गई है। मजीद जानेंगे अली मलिक से। जी अली। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ देने की बजाय सताया जा रहा है। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई से जो है वो अवाम परेशान तो है, मगर हुकूमत ना टल सकी अब तक। आज जो है वो एलपीजी की गैस में भी इजाफा कर दिया गया है। घरेलू सिलेंडर जो है वो अब महंगा कर दिया गया है और अगर कमर्शियल सिलेंडर की बात की जाए तो वो भी अब मार्केट में 117 रुपए में दस्तयाब है। आवाम को जो है वो दिन ब दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, मगर हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। हम इस वक्त मौजूद हैं दुकानदार के पास, उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये दिन ब दिन जो है ये गैस में बढ़ती हुई कीमत का क्या पीछे से कितने की कीमत में पड़ता है? भाई हमें ये सिलेंडर माशाल्लाह पड़ता है तकरीबन 4,4100 में, और हमने इसे फ़रोख्त करना होता है 4,400 में या 4500 में, और जहाँ यहाँ हमारा है तो हमें इसमें से 300 सवा 300 रुपये बचते हैं। हम अगर इसको अब आगे ज़्यादा महंगी होगी तो फिर ये सप्लाई जो है वो और मज़ीद महंगी होगी, और उससे फिर ये है कि फिर जहाँ पे हमें बचने होते हैं 300, वहाँ पे तकरीबन से तकरीबन हमें 400-500, जहाँ के इस वक्त के सूरत हाल हैं जो मार्केट के किराया वगैरह जो होता है, बिल वगैरह होता है, एक इसका किराया भी तकरीबन 18,000 रुपया किराया। मैंने भी अपनी दिहाड़ी भी निकालनी होती है, उसके बाद ये दुकान पर ज़्यादा करके ख़ुद भी मैं गरीब जो हूँ ना इस वक्त खुद इतनी टेंशनों में हूँ कि इसका किराया भी बड़ी मुश्किलों से निकलता है। और अगर और कोई बात हो जी बिल्कुल, आवाम का कहना है, यहाँ पे दुकानदार का कहना है कि उनको भी पीछे से गैस जो है वो महंगी मिलती है, जिसके बायस जो है वो अपना वो 1 या 2 रुपए का इजाफी मुनाफा रख के यहाँ पे बेचते हैं, मगर आवाम के लिए जो है वो दिन ब दिन परेशानी बढ़ती जा रही है। और अभी आगे सीजन भी आने लगा है सर्दियों का, जिसके बाद जो है ये एलपीजी गैस जो है वो हवाओं से बात करती दिखाई देगी। जी सही, बहुत शुक्रिया अली मलिक। और अब खबरें खेलों के मैदान से। इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान तीसरा और आखिरी बैनुल-अक़वामी T20 क्रिकेट मैच आज खेला जाएगा। इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल होगी। मेजबान टीम सीरीज जीतने की उम्मीदवार है, जबकि शाहीन मैच जीतकर सीरीज बराबर करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में आज खेला जाएगा। ये मैच डे एंड नाइट होगा। इंग्लैंड को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है, जबकि दोनों टीम्स के दरमियान खेला जाने वाला पहला मैच बारिश की वजह से हार जीत के फैसले के बगैर खत्म हो गया था, जबकि दूसरे मैच में मेजबान टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड में खेले जाने वाले मैच में शाहीनों की क़यादत बाबर आजम, जबकि मेजबान टीम यान मॉर्गन की क़यादत में मैदान में उतरेगी। इंग्लिश टीम के कप्तान का कहना है कि मैच में पाकिस्तान को शिकस्त देकर 2-0 से सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे, जबकि बाबर आजम सीरीज बराबर करने के लिए पुरअज़्म है। कौमी टीम के इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के आखिरी T20 मैच से शायकीन पुर उम्मीद हैं कि ग्रीन शर्ट्स मायूस नहीं करेंगे। इसी पर रिपोर्ट करेंगे वकार हुसैन। क्लब क्रिकेटर्स ग्रीन शर्ट से मोहब्बत रखते हैं। वो कहते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में बारिश अड़े आ गई और दूसरे मैच में किस्मत ने साथ ना दिया। अब तीसरे और आखिरी मैच में ग्रीन शर्ट्स उन्हें मायूस नहीं करेगी और इंग्लिश टीम को शिकस्त देकर T20 सीरीज बराबर करेगी। आज मैच है, उसमें होप है कि आज सीरीज हम बराबर कर देंगे। ठीक है, अगर बाबर आजम और कल की तरह हफीज परफॉर्म करें फिर दोबारा, अगर सारे अच्छा बैटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जीत जाएंगे। मोहम्मद हफीज भी फॉर्म में है, बाबर आजम भी फॉर्म में है। खवातीन क्लब क्रिकेटर्स भी ग्रीन शर्ट्स की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। उनका कहना था कि इंग्लिश कंडीशंस में पाकिस्तानी नौजवान बॉलर्स लाइन और लेंथ के साथ मुख्तलिफ वैरायटीज का इस्तेमाल करके हरीफ बैट्समैनों को परेशान कर सकते हैं। आज वाला मैच होगा, हम जीतेंगे इंशाल्लाह, और बाबर आजम हमारा फॉर्म में है तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। मेरी होप्स ये है कि आज इंशाल्लाह हमारे जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम वो जीतेगी, और बाबर आजम से भी बहुत होप्स हैं। मैं चाहती हूँ कि वो दोबारा से 50 करे, बल्कि हमारे जो अच्छे से अच्छे बैट्समैन हैं वो 100 करे। और हमारी खवातीन क्रिकेटर्स का कहना था कि कौमी स्क्वाड के साथ तजर्बेकार कोचिंग स्टाफ मौजूद है। उम्मीद रखनी चाहिए कि तीसरे T20 मैच में ज्यादा अच्छी प्लानिंग के साथ बॉलिंग होगी और टीम मैच जीतकर सीरीज को बराबर करेगी। आज का मैच इंशाल्लाह हम विन करेंगे। हमारे बैट्समैन जो है वो फॉर्म में है। बाबर आजम हफीज से पूरी हमें है
कि वो तो है कि वो अच्छा खेलेंगे और हमारी उम्मीद है सब बच्चों की कि पाकिस्तान ये मैच जीते और हम उनके साथ। क्रिकेट लवर्स कहते हैं कि कौमी टीम मजबूत है और जीत की मुकम्मल अहलियत रखती है। खवातीन क्रिकेटर्स का कहना है कि वो नेट प्रैक्टिस में भरपूर मेहनत कर रही हैं और उन्हें उम्मीद है कि वो वक्त दूर नहीं कि जब वो भी खवातीन कौमी क्रिकेट टीम का हिस्सा बनेंगी। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज़, लाहौर। कौमी टीम के बैटिंग कोच यूनुस खान कहते हैं नौजवान खिलाड़ियों को बावर कराना चाहिए कि वो टेस्ट मैच जरूर खेलें। A loose full toss there. Hafiz has dispatched it. कौमी टीम के बैटिंग कोच यूनुस खान का वीडियो लिंक के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच में विकेटें हमारे हाथ में थीं, 200 से ज्यादा स्कोर होता तो बहुत अच्छा होता। इंग्लैंड ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, हमारे बॉलर अंडर प्रेशर आ गए। बड़ा अच्छा हमने खेला। जो अगर हम पहले सेशन की बात करें, 2 के मुझे लगा कि वहां अगर हम 10 से 15 रन शॉर्ट थे हम अगर वो कर सकते या इससे अच्छा टोटल अगर हम करते तो शायद और प्रेशर टीम इंग्लैंड पे जाता। यूनुस खान का कहना था कि टेस्ट मैचेस में अजहर अली नर्वस हुए थे कि उनकी टांग पर गेंद न लगे। उन्होंने सिर्फ उनका टॉप हैंड दुरुस्त करवाया। अजहर अली की अगर मैं टेस्ट मैच की आखिरी टेस्ट मैच की बात करूं तो वहां पे उनकी वो काफी स्ट्रगल किया उन्होंने, लेकिन हमने उनके साथ जब काम किया, कन्विंस किया और वो जब वो डिलीवर किया तो खुशी हम सब आपके सामने थी, हम सबकी खुशी उसके। यूनुस खान ने कहा कि मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस देखकर सबसे ज्यादा खुशी हुई। बहुत अरसे बाद इंग्लैंड में किसी विकेट कीपर बैट्समैन को इतना अच्छा खेलते देखा। मोहम्मद हफीज के साथ बहुत काम किया है, गाफ खेलते वक्त भी उसको एडवाइस करते रहे। मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंसेस वो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग, बड़े एक अरसे बाद किसी कीपर बैट्समैन ने आके यहाँ पे परफॉर्म किया। और अगर मेरे इख्तियार में हो तो मैं जो प्लेयर्स भी हमारे लीग्स खेलने जाए तो मैं उनको ये बावर कराऊं, मैं उनको पाबंद करूं कि वो जाके जरूर लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट वहां खेले। यूनुस खान ने बाबर आजम के बारे में कहा कि बाबर आजम काफी अरसे से कप्तानी कर रहा है। ड्रेसिंग रूम में हर कोई अपनी अपनी आरा देता है, कप्तान को अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए। सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज़, लाहौर। खबरों से फिलहाल इतना ही, कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।